दिल्ली से बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। बसों की टक्कर हुई, डीटीसी बसों में आपस में जोरदार टक्कर हुई। नौरोजी नगर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि हादसे में राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीर आप देख पाएंगे। ट्रैफिक जरूर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। दिल्ली की तस्वीरें हैं जब दो बसों में जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि गनीमत इसमें यह रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। नौरोजी इलाके की पूरी घटना है जहां पर दो बस आपस में जा भिड़ी। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा वहां पर बाधित रहा। हालांकि बाद में ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चालू वहां पर हो सका, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हैं। गनीमत ये रही कि किसी के भी हादसे में हताहत होने की खबर नहीं है। दो बसों में जोरदार टक्कर हुई और तस्वीर आप देख पाएंगे। आप बसें ज़रूर थोड़ी सी क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गई हैं, लेकिन कोई भी जनहानि की इसमें खबर नहीं है या किसी के घायल होने की इसमें खबर नहीं है। ये इसमें राहत की बात है। तो रफ्तार का कहर दिल्ली की सड़कों पर सुबह सुबह देखने को मिला है। दो डीटीसी बसों की जोरदार टक्कर हुई। पीछे से ये दूसरी बस इसमें जा भिड़ी और ऐसे में दोनों बसों को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। दोनों बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं। शीशे यहाँ पर टूट गए। एक बस का आप देख पाएंगे गेट क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन जानकारी ये इसमें मिल रही कि जो यात्री हैं ज़रा से घायल हुए हैं। कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। कुछ यात्री ज़रूर घायल है, लेकिन बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया है। डीटीसी बसों में जोरदार टक्कर हुई और ये तस्वीर आप देख पाएंगे। मौके पर जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। जो उसमें सवार यात्री थे वो यहाँ पर उतरकर सड़क पर खड़े हो गए हैं। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। तो आगे एक बस और पीछे से दूसरी बस उसे टक्कर मार दी और बस क्षतिग्रस्त भी हुई है। कुछ ये कहा जा रहा है कि जिसमें सवार थे यात्री उनमें से कुछ घायल हुए हैं। बात कुछ और खबरों की करेंगे। सीएम योगी आज यूपी और बिहार में करेंगे जनसभाएं। गोरखपुर, मिर्जापुर में सीएम योगी की जनसभा होनी है। पटना और भोजपुर में सीएम योगी जनसभा करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभा करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में तो वो जनसभा करेंगे, साथ ही साथ बिहार में भी वो जाएंगे और वहां पर भी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग होनी है और जिन जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है लगातार उन सीटों पर जा रहे हैं, उन क्षेत्रों पर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले तो गोरखपुर, मिर्जापुर में जनसभा करेंगे, जनता को साधते हुए नजर आएंगे। उसके बाद पटना और भोजपुर में भी सीएम योगी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। जनता से वोट की अपील। और इसी के साथ एक बार फिर से, क्योंकि ये आप सीएम योगी को सुनते हुए तमाम मंचों से नजर आए होंगे, वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा देश की जनता कह रही है। और जो 400 पार का लक्ष्य है उसे हासिल करना है और ये लक्ष्य हासिल करके भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्योंकि देश की जनता बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और इसीलिए जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर। अमृतसर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 4 बजे फरीदकोट में खड़गे की जनसभा भी होनी है। और शाम 4 बजे जनसभा से पहले 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। देखिए 7वें फेज में पंजाब में भी इलेक्शन है, ऐसे में तमाम दिग्गज पंजाब पर भी फोकस्ड हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आएंगे। और फिर शाम 4 बजे जनसभा भी होनी है, जिसे संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रिया, तो ये बड़ी खबर। फरीदकोट में खड़गे की मौजूदगी, 13 लोकसभा की सीटें पंजाब में और बेहद दिलचस्प मुकाबला। 1 जून को आखिरी फेज में वहां पर होने वाली है वोटिंग और इसी को मन लेकर के लगातार जो बैठकों का दौर है, लगातार जो रणनीतियां हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही है। आज कहा जा रहा है कि दोपहर के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहते हैं, किन बिंदुओं का वो जिक्र करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग तौर पर चुनावी मैदान में है, तो क्या ये जो पूरा विषय होता है वो राजनीतिक इस लिहाज से प्रदेश के मद्देनजर या फिर INDIA ब्लॉक को लेकर के, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब एक बार फिर से अखबार के पन्ने पलटते हैं। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा बाजार। सेंसेक्स ने 76,009 और निफ्टी ने 23,110 का लेवल छुआ। फिर मामूली गिरावट के साथ ये बंद हुआ। एक साल में 20% से ज्यादा चढ़ा सेंसेक्स। और पलक, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, सेंसेक्स सोमवार को पहली बार रिकॉर्ड 76,000 के पार पहुंच गया। हालांकि बिकवाली में दबाव ये 19.89 अंक गिरकर 75,309.5 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 24.65
अंक गिरकर 22,932.45 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले कारोबार के बीच में निफ्टी 153.7 अंक चढ़कर रिकॉर्ड 23,110.8 पर पहुंच गया था। प्रिया, बिल्कुल। और देखिए हम लगातार देखेंगे किस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो बूम कर रही है, ऑल टाइम हाई बना करके बाजार गिरा है। हालांकि मामूली गिरावट, जिस तरीके से पलक भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि मामूली गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। सेंसेक्स ने 76,009 का लेवल छुआ, निफ्टी ने 23,110 का लेवल छुआ और उम्मीद ये है कि आज जब एक बार फिर से मार्केट खुले तो ये जो हम देख रहे ग्राफ जो अपडेट हो रहा है वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, ये उम्मीद की जा रही है। आप बिल्कुल, देखिए मेरे भी अखबार में इसे लेकर जानकारी है। सेंसेक्स 76,000 छूने के बाद फैसला, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 10 जून को से 2,250 रुपए से कम कीमत वाले सभी शेयर के लिए टिक साइज यानी कि न्यूनतम मूल्य अंतर 1 पैसा करने का फैसला किया है। और ये लगातार दो बार से बोलियों और पेशकश कीमतों के बीच न्यूनतम मूल्य के अंतर को बताता है। फिलहाल इन शेयरों के लिए टिक साइज 5 पैसे हैं और इसका मकसद ये है कि नकदी बढ़ाना और साथ ही साथ अधिक सटीक मूल्य समायोजन के जरिए बेहतर मूल्य तलाशना है। बिल्कुल। और देखिए मेरे पास जो न्यूज़पेपर है उसमें भी हेडलाइन दी गई है कि 76,000 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचकर फिसला सेंसेक्स। और कारोबार के अंतिम आधे घंटे में बिकवाली से बाजार में गिरावट, 18 कंपनियों के शेयर नुकसान में हैं। सेंसेक्स की 30 में 18 कंपनियों के शेयर गिरावट में बंद हुए हैं और ऐसे में विप्रो सर्वाधिक 2.36% नुकसान में रहा है। इसके अलावा आपको बता दें किस तरीके से 12 कंपनियों के शेयर 1.65% तक लाभ में रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सेंसेक्स फिसला है इसका जिक्र किया गया है और 23,000 के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया था निफ्टी, बाद में 24.65 अंक गिरकर बंद हुआ। आगे बढ़ेंगे, बात अब LIC की होगी। LIC का चौथी तिमाही में मुनाफा 2.5% बढ़कर 13,762 करोड़ पर पहुंच गया है। 6 रुपए प्रति शेयर का लाभांश देगी कंपनी, एक साल में 71% चढ़ा है शेयर। LIC की छप्परफाड़ कमाई हर मिनट में 10.62 लाख 10,62,000 रुपए का मुनाफा हर मिनट में कमाया है कंपनी ने। दरअसल कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है, वहीं इनकम में भी तेजी आई है। दूसरी तरफ प्रीमियम में सुधार देखने को मिला है, ये जानकारी मिल रही है। LIC को चौथी तिमाही में हर मिनट में 10,62,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। वैसे पिछले साल की समान अवधि में LIC के मुनाफे में सिर्फ 2% की ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर कंपनी की इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, प्रीमियम में भी बढ़ोतरी हुई है। LIC के शेयर्स में सोमवार को मामूली तेजी देखने को मिली थी। अब आपको ये बताएं, जानकारी दे रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, इसका शुद्ध लाभ मार्च 2024 को बीते 4 साल की तिमाही में मामूली बढ़त के साथ 13,763 रुपए रहा है। और देखिए गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर के दामों में उछाल, सोना 220 रुपए चढ़ा है। इसके अलावा बात चांदी की करें तो 1,050 रुपए उछली है। और देखिए इस खबर का क्योंकि जो कारोबार का सेगमेंट है जिक्र किया गया है, चांदी 1,050 रुपए महंगी, सोना भी 220 रुपए उछला है। और ऐसे में लगातार 3 सत्रों की गिरावट के बाद सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिली है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण विदेशी बाजार में मजबूत रुख से दिल्ली सराफा बाजार में सोना 220 रुपए महंगा होकर 72,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी भी 1,050 रुपए की बड़ी उछाल के साथ 92,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। ऐसे में कोमेक्स में सोना $2,344 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। सोना चांदी में 3 दिन के बाद फिर आया तेज उछाल और अखबारों में भी इसका जिक्र है। बढ़ते खबरों में आगे चिकित्सा क्षेत्र में AI पर जोर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर, और जापान के साथ करेगा भारत। जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग और मॉरिशस के साथ भी समझौते हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिकित्सा के क्षेत्र में अब AI पर जोर होगा और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग हुई है। मॉरिशस के साथ भी समझौते हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र पर किस तरह से AI पर जोर दिया जाए। दरअसल भारत जापान WHO की 77वीं बैठक में शामिल हुए और उस दौरान आपको बता दें जापान के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। जिनेव सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने किया और बड़ा निर्णय उस दौरान ये लिया गया है।
दरअसल आपको इसमें एक और जानकारी इसमें दें कि जो दोनों पक्षों ने जापान में अवसर के लिए जापानी भाषा में नर्सिंग पेशेवर के प्रशिक्षण पर चल रहे कार्यक्रम को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया। तो इस बैठक में तमाम बड़े निर्णय शामिल हैं, जिसमें एआई पर जोर देने की बात भी इसमें सामने आई। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी बाराबंकी से गिरफ्तार। लखनऊ से लौटते वक्त गिरफ्तारी हुई है। 7 दिन से अंडरग्राउंड थे रफीक अंसारी। हाईकोर्ट से जारी हुए थे 101 गैर जमानती वारंट। कोर्ट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण है और दैनिक जागरण में पेज नंबर 8 में इस खबर को जगह दी गई है, जिसमें लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मेरठ शहर से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बाराबंकी के जैतपुर क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई। लखनऊ से अपने रिश्तेदार के यहां पर जा रहे थे और इसी दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। कहा यह जा रहा है कि 1997 से 2015 के बीच 101 से अधिक गैर जमानती वारंट जारी हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि कुर्की की कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद भी वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए और राहत की उन्होंने उम्मीद की थी। जब याचिका एक उनकी तरफ से दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया है। 7 दिन से रफीक अंसारी अंडरग्राउंडर थे और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। और देखिए, अमर उजाला में भी इस खबर का जिक्र किया गया है। हेडलाइन दी गई कि सपा विधायक रफीक अंसारी बाराबंकी से गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने रात को कोर्ट में पेश किया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। यौन शोषण के मामले पर प्रज्वल रेवन्ना की प्रतिक्रिया। मेरे खिलाफ दर्ज सभी मामले झूठे हैं, उनकी तरफ से कहा गया। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है, जांच में सहयोग में करूंगा, उनकी तरफ से कहा गया। मुझ पर लगे आरोप झूठे हैं। 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे प्रज्वल रेवन्ना। दरअसल सेक्स स्कैंडल केस की पूरा मामला, इसमें आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि 31 मई को वो एसआईटी के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य ने मेरे खिलाफ सियासी साजिश की और बयान दिए। इसके चलते मैं डिप्रेशन और आइसोलेशन में चला गया था और अब उनकी तरफ से ये कहा गया कि 31 मई को एसआईटी के सामने मैं पेश रहूंगा। तो देखिए, प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ने वाली है और एसआईटी के सामने 31 को पेश होंगे प्रज्वल, जैसे कि पलक ने आपको जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व पीएम एच डी देवगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो बनाकर ये सूचित किया है कि वो 31 मई को यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए गठित एसआईटी के सामने हाजिर होंगे। यौन शोषण के 3000 से ज़्यादा वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ झूठ है, उनके खिलाफ किस तरीके से ये सब कुछ साजिश रची जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई पुलिस को आया है धमकी भरा फोन करने वाले ने बम रखने की बात कही है। ताज होटल और एयरपोर्ट पर बम रखने की बात कही गई है। पुलिस ने ताज होटल और एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक यूपी से आया था धमकी भरा फोन। पुलिस फोन करने वाले की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे तमाम आप देखिए, कहीं पर मेल आ रहे हैं, कहीं पर कॉल्स आ रही हैं कि बम रखा गया है। सिर्फ मुंबई की ही बात नहीं, आप देश की राजधानी दिल्ली में भी देख लीजिए, आप गुजरात में भी देख लीजिए, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और या फिर किसी सार्वजनिक जगह में ऐसी खबर मिल रही है कि यहाँ पर बम है। और जब जांच की जा रही है तो ये पता चल रहा है कि ये सब फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़ते खबरों में आगे। और घर की छत पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, घर की छत पर लगाया गया स्टैच्यू ऑफ की कॉपी को, और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल भी हो रही है। पंजाब के तरन तारण का ये पूरा मामला है। पंजाब में एक अनोखा मामला सामने है, जहां एक घर की छत पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नजर आई है और ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है, उसी की एक हूबहू कॉपी जो कि घर के छत के ऊपर लगाई गई है। तस्वीरें वायरल हो रहा ये वीडियो पंजाब के तरन तारण का बताया जा रहा है। वही वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक ने अपने घर के छत पर ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक कॉपी बनाकर खड़ी कर दी है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। तो पंजाब से ये पूरा मामला सामने आया है और अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके से लोग अपने शौक पूरे करते हैं और इसी तरीके से वहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपने देखा। अब कुछ और खबरें जो कि तमाम अखबारों में छाई हुई है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से तमाम अखबार जो हैं उन्होंने अलग अलग खबरों को अपने न्यूज़पेपर में जगह दी है। अब देखिए, मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण है और अगर मैं दैनिक जागरण की बात करूं तो दैनिक जागरण ने एक बहुत अहम खबर है जिसको जगह दी है, वो ये कि चारधाम जो यात्रा चल रही है उसमें श्रद्धालुओं को खूब भा रही है ऑनलाइन पूजा। देखिए, चारधाम यात्रा की जब शुरुआत हुई तो हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।
कई बार ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां पर अव्यवस्था का आलम भी देखने को मिला। खास तौर पर अगर आप यमुनोत्री वाली तस्वीर देखेंगे तो इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई उसमें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, कई सारे सवाल भी उठे थे। इसके बाद प्रशासन की तरफ से बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब यात्रा को रोक दिया गया था, कहा गया था कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अब दैनिक जागरण ने जिस खबर को जगह दी है उसमें यह लिखा है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु ऑनलाइन पूजा में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। 15 अप्रैल से 24 मई तक बद्रीनाथ और केदारनाथ में 3197 लोग बुकिंग करा चुके हैं, जबकि बीते सीजन में शुरू के सवा महीने में 2700 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा कराई थी। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि ऑनलाइन पूजन पाठ करवाते हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। जो आंकड़ा सामने आया है वो ये बताता है कि लोग वहाँ पर स्वयं ना जाकर के ऑनलाइन मीडियम के जरिए भी वहाँ पर वो बुकिंग करा रहे हैं ताकि वो पूजा पाठ वहाँ पर कर सके। तो ये भी एक अच्छी पहल कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप देखेंगे बीते साल जब ये सेवा की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त ये आंकड़ा कम था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ रहा है जो कि एक पॉजिटिव संकेत भी है पलक, खासतौर पर धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अगर हम देखें तो। बिल्कुल, क्योंकि कई किलोमीटर लंबा जाम वहाँ पर लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है, ताकि क्योंकि श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं तो अब वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर दूर से आया है तो उसकी दर्शन तो एटलीस्ट अच्छे से हो जाए, और इसके लिए अपने आप में एक बड़ी पहल है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे न्यूज़पेपर से ही। छत्तीसगढ़ से ये खबर है जहाँ नक्सली धमकी के कारण पद्मश्री लौटाएंगे वैद्य माझी। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, नारायणपुर में वैद्यराज जी नाम से प्रसिद्ध हैं हेमचंद माझी। उनको नक्सली धमकी मिली और नक्सली धमकी के कारण अब उन्होंने कहा है कि मैं पद्मश्री लौटाऊंगा, जड़ी बूटी से इलाज भी बंद करेंगे। उन्हें पिछले ही महीने पद्मश्री से नवाजा गया था। नक्सलियों ने माझी पर लौह अयस्क परियोजना में मदद के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाकर धमकी दी है और माझी ने इससे इनकार किया और कहा कि अब इस मामले के सामने आने के बाद मैं अपना पद्मश्री लौटाऊंगा, और उनको पिछले महीने ही पद्मश्री से नवाजा गया था। तो नक्सली धमकी के कारण ये जानकारी है कि पद्मश्री लौटाएंगे वैद्य माझी। और देखिए एक खबर मैं भी आपको बताती हूँ, क्योंकि लगातार हम गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी की जिक्र कर रहे हैं कि पारा बढ़ रहा है और जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रिया। लेकिन देखिए हीट स्ट्रोक से तनाव में जो बेजुबान हैं वो परेशान हो चुके हैं। परिंदों का जिक्र यहाँ पर मैं कर रही हूँ, परिंदे उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। पक्षी चिकित्सालय में गर्मी से घायल परिंदों की संख्या बढ़ रही है। 70 से 80 घायल पक्षियों को रोज़ हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और अगर मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात करूं तो राजधानी में भीषण गर्मी इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबानों पर भी कहर बरपा रही है। हीट स्ट्रोक से पशु पक्षी तनाव में आ गए हैं। गर्मी से उन्हें डायरिया और सूखा रोग की समस्या हो रही है। इससे वो खाना पीना नहीं खा रहे हैं, उनका जो शरीर है वो साथ छोड़ रहा है। अगर वो थोड़ी सी उड़ान भरते हैं तो क्योंकि हीट वेव इतनी ज़्यादा चल रही है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो ऐसे में बस आपसे हम यही कह सकते हैं कि जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं गर्मी में, वैसे ही उन पक्षियों के बारे में, उन पंछियों के बारे में सोचिए, उन जानवरों के बारे में सोचिए जो इस गर्मी का कहर का सामना कर रहे हैं। अपने घर के बाहर उनके लिए पानी रखिए, खाना रखिए, ताकि थोड़ी सी राहत उनको जरूर मिल सके। बढ़ते खबरों में आगे और एक बड़ी खबर, पुणे हिट एंड रन केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुणे के ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फॉरेंसिक विभाग के एचओडी को भी अरेस्ट किया है। नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल गायब करने का आरोप है और ये तस्वीरें आपको याद होगी जब पुणे पोश कार से किस तरह से 2 लोगों को कुचला गया था। अब नाबालिग के पिता ने ब्लड सैंपल बदलवाया है, ऐसी जानकारी है। शराब की बात छिपाने के लिए घूस भी दी गई है। इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और पुलिस कस्टडी रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे।
बड़ी खबर है जहां पर विमान को टेक ऑफ से रोका गया। इंडिगो की फ्लाइट को रनवे पर रोका गया। दरअसल यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट यहां से कराया गया। जांच में विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सीआईएसएफ को टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ मिला था वॉशरूम में, और उसके बाद एहतियात के तौर पर यह सूचना आगे बढ़ाई गई। तत्काल इस फ्लाइट को रोका गया और इसके बाद इसकी जांच पड़ताल की गई। हालांकि राहत की बात है कि कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। हो सकता है कि कोई उपद्रवी तत्वों ने यहां पर उपद्रव करने की कोशिश की हो। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग और उसके बाद कैसे अफरा तफरी मच गई। जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स थे, वो काफी पैनिक यहां पर नजर आए। कोई इमरजेंसी एग्जिट से निकलता हुआ नजर आया, कोई विंडो से कूदता हुआ नजर आया। हर कोई यहाँ वहाँ भागने की कोशिश में लगा हुआ था। सीआईएसएफ को वॉशरूम में टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ मिला था और उसके बाद से इस जांच को आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त जनसभा करेंगे आज वाराणसी में, और ऐसे में शाम 4 बजे दोनों की संयुक्त जनसभा होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। शाम 4 बजे का समय तय किया गया है जब वाराणसी में दोनों संयुक्त जनसभा करेंगे। और दोनों की तरफ से क्या इस दौरान मंच से कहा जाता है, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये जनसभा है। देखना होगा कितनी भीड़ इसमें इकट्ठी होती है और क्या कुछ कहते हैं।